हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर करने जा रहे हैं फिजिक्स से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि इस बार जो चैप्टर में कट हुआ है वो बहुत ज्यादा पोर्शन कट कर दिया गया है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही नहीं है, ह्यूमन आई कुछ भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, सिर्फ द कलरफुल वर्ल्ड। और वैसे भी तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो वैसे ही बहुत कलरफुल है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम हमारा टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मुझे पता है सभी बच्चों को ये चीज आती भी होगी, तो फटाफट से बस इसको पढ़ने जा रहे हैं। जब लाइट जो है वो फॉल करती है प्रिज्म के ऊपर, अब प्रिज्म क्या होता है, ये होता है प्रिज्म। ठीक है, इस तरह का आपको ग्लास प्रिज्म दिखाई देता है। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाती है बैंड ऑफ कलर्स में, मतलब बहुत सारे कलर्स में ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और इसी बैंड ऑफ कलर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्प्लिटिंग है इंसिडेंट लाइट की अलग अलग कलर्स में, बस इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन। तो आपसे अगर डिस्पर्जन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे, when the incident light falling on the prism gets divided into different colors, this is known as dispersion। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है ये क्यों होती है, क्योंकि स्प्लिटिंग जो हो रही है वो अलग अलग एंगल्स दिखा रहे हैं, जो जितने भी कलर्स हैं वो अलग अलग एंगल्स दिखा रहे हैं। सो दिस इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट डिफरेंट एंगल्स। सारे के सारे कलर्स आपको एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में जाते नहीं दिख रहे होंगे। आप खुद देख सकते हो, रेड अलग थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कर रहा है, देन ऑरेंज, देन येलो, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वॉयलेट। तो जो लीस्ट डेविएटेड कलर है इसका मतलब वो कौन है, रेड कलर। और वॉयलेट कौन सा है, मैक्सिमम डेविएटेड कलर। इसका रीजन आपको क्या बताना है, वैसे पूछा नहीं जाता बट पता होना चाहिए कि जो रेड कलर होता है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। और जिस चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऐसे ही अगर आप वॉयलेट की कंपेयर करोगे तो रेड के कंपैरिजन में जो वॉयलेट है उसकी लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा। तो बस यही चीज आप याद कर लेना, और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख सकते हो आप कि व्हाइट लाइट आई, ठीक है, जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर गई वो डिवाइड होनी शुरू हो गई 7 कलर्स में। और ये जो 7 कलर का बैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और आप इसको विब ग्योर पढ़ते हो, विब ग्योर। ठीक है, वॉयलेट नीचे होता है, देन ऊपर 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 आपको इस तरह से लिख के दिखाना होता है। हमें इसकी स्पेलिंग यही इसी तरह से नीचे से शुरू करनी होती है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब ये किसने किया था, सबसे पहले इसाक न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन जो थे सबसे पहले उन्होंने पंगा लिया था, ये काम किया था उन्होंने। He was the first to use glass prism to obtain spectrum of light। देखो एक्चुअल में जो प्रिज्म जो दिखता है 3D फॉर्म में इस तरह से होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि सीधा ट्रायंगल होता है, नहीं, वो 3D फॉर्म में होता है। देखो इसमें से व्हाइट लाइट जा रही है, ये व्हाइट लाइट देखो डिवाइड होती हुई दिख रही है, और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो चुकी है। इसको स्क्रीन पे ले लिया जाता है, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या सोचा कि शायद अगर मैं एक और प्रिज्म लगा दूं तो हो सकता है बहुत सारे और कलर्स निकल आए। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते करते जब उन्होंने इसी फॉर्म में प्रिज्म को लगा के देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसको उल्टा लगाया ना, इसको बिल्कुल उल्टा लगाया, तो क्या हुआ, यही 7 के 7 कलर्स वापस कन्वर्ज होकर क्या बन के निकले, वापस व्हाइट लाइट बन के निकले। ठीक है, तो व्हाइट लाइट उसमें डाली एक प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हुआ, वही 7 कलर्स जब दूसरे प्रिज्म के अंदर जा रहे थे तो वो व्हाइट लाइट बन के वापस निकल गए। तो इस पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रिकॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। जब 7 रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट टू गेट व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट जो कि डिस्पर्स होके निकली थी उसको वापस व्हाइट लाइट की फॉर्म में जब हमने पा लिया, उसको बोलते हैं रिकॉम्पोजिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब किया था इसाक न्यूटन ने। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यार इस टॉपिक को ना बच्चों ने बना रखा है हवा, उनको लगता है यार ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, पर तुम अब देखना कैसे आप कर लोगे इसको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझो होता क्या है।
अब देखो आपके सामने जो ये वर्ड लिखा आ रहा है टोटल, इंटरनल, रिफ्लेक्शन, उनको पहले हम समझते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझिए क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन हो रही है और अंदर हो रही है ना, अंदर हो रही है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन दिखने को मिले आपको, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होती कैसे है, क्या मीडियम चाहिए, पढ़ते हैं उसको। जब लाइट जो है ना वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ध्यान रखना यहाँ पे आपकी एक कंडीशन है कि जो लाइट है जब वो पास करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी डेंसर मीडियम के अंदर वापस। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमें तो यही नहीं पता कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो ध्यान से देखते जाओ। देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बहुत सिंपल सी, कि क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। क्या मतलब हुआ इसका? देखो ध्यान से अब मेरी बात को बहुत गौर से समझते जाना। मैंने जब तुम्हें बोला कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो एयर और वाटर आपको दिख रहे हैं, तो एयर ऑब्वियस है कि रेयरर मीडियम है और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, और जब डेंसर से रेयरर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, राइट। अब आप एक एक रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखते जाइए। आप अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, इसकी जगह पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये तो नॉर्मल बना ही हुआ है, यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने बहुत ध्यान से ये वाली चीज देख ली कि हर केस में लाइट जो है जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से नीचे की तरफ देख सकते हो। सो ये सब क्या है, आपने बिल्कुल वही कंडीशन लगाई है जो पड़ी हुई है। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल कहाँ है मैम, आपने तो पूछा ही नहीं मुझसे वेयर इज क्रिटिकल एंगल। तो अभी तुम्हें बताने जा रही हूँ क्रिटिकल एंगल क्या है। देखो जब हम ये लाइट्स को देख रहे हैं एक एक करके, हमने सिर्फ ये देखा कि ये नॉर्मल से दूर गई, नॉर्मल से दूर गई। क्या आपने ये वाली लाइन को नोटिस किया कि ये बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है इंटरफेस के? इंटरफेस क्या होता है, जो जो रेयरर और डेंसर मीडियम के बीच का डिविडेशन होता है, उनको उसको जब वो अलग करता है, जो चीज अलग करती है, तो वो इंटरफेस के बिल्कुल पैरेलल लाइन निकल गई। देखो ये वाली। तो इसका मतलब ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो उस एंगल पे जहां पे जो रिफ्रैक्टेड जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो जब 90 डिग्री बनेगा, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो, इस लाइन ने बनाया, मतलब एंगल कौन सा हुआ, नॉर्मल के साथ लगा के देखिए ये वाला, समझ गए। तो ये जो थीटा सी, जिसको आप क्यू पढ़ सकते हो, इसको थीटा बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। किसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। सो इसी को आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये जो थीटा सी लिखा है इसको आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इस टाइम क्या है, क्रिटिकल एंगल। आ गई ये वाली बात समझ में सभी बच्चों को? इसको जब हम इसी चीज को रियल में देखते हैं तो ऐसा दिखता है। देखो तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ता है यार, तुम थोड़ा ना समझते हो छोटी सी चीज में। देखो लाइट को नीचे रखा गया कहाँ, वाटर के अंदर। इस लाइट से जो लाइट निकलती जा रही है ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग एंगल पे जा रही है, अलग अलग एंगल पे जा रही है। तो अब जो मेन चीज तुम पढ़ोगे ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो है क्या, वो भी अब तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो तुमने ये वाली चीज देख ली, एक देखो ये हल्की सी तुम्हें ये रे ऑफ लाइट ऐसे भी जाती दिख रही होगी, तो ये इस एंगल पे, आप इस एंगल पे ले लीजिए, इस एंगल पे ले लीजिए, मतलब कोई एक एंगल आएगा जिसपे वो बिल्कुल पैरेलल जाएगी, तो वो वाला इंसिडेंट एंगल उस टाइम पे क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। आई होप सो क्रिटिकल एंगल आपको क्लियर हो गया क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया जाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अब मैम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, मेन पॉइंट पे आइए। तो आते हैं मेन पॉइंट पे, फिर से एक बार जस्ट फटाफट डेफिनेशन देख लो।
तुमने ये वाली चीज तो देख ली कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ गए, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता था तो 90 डिग्री हो जाता था, लेकिन अब ये वाली चीज समझो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रही थी, अब वो क्या हो गई, वो वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइट। यहाँ देखिए, ये लाइट जब निकली तो वो ऊपर जाने की बजाय, कहीं और जाने की बजाय वापस पानी में आती दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो पहले क्रिटिकल एंगल जो चल रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब वो उससे भी बड़ा एंगल बन गया। समझ गए ना? तो जब क्या हो जाए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, उस केस में होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, उस टाइम पे होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान सा है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो मतलब जब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो तुम्हें अभी पता चल गया सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्लीज इसको भूलना मत। ठीक है, पानी और एयर वाला एग्जाम्पल याद रखोगे कि पानी से लाइट आ रही है, मतलब डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा होगा, सिर्फ उसी केस में क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्या ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। चलिए, तो ये बहुत ही इजी सा था। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? ठीक है, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। तुम्हें वो जो प्यारे प्यारे से कलर दिखते हैं विबग्योर वाले सारे, जब बारिश पड़ती है ना, और जब थोड़ी सी धूप होती है, मतलब लाइट का होना तो वहां पे जरूरी है। ठीक है, सो रेनबो कैसे बनता है? ये बहुत ही आसान सा है यार, बिल्कुल ही आसान सा। आप इसको समझिए कैसे आप इसको अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए मैं कौन सा कलर चूज करूं ताकि वो मिक्स ना हो जाए? ओके, लेट्स टेक अ पिंक कलर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये व्हाइट लाइट आई, ये मैंने क्या ले ली, एक रेन ड्रॉप ले ली है। ठीक है, कैसे आपको वो रेन ड्रॉप में से बाहर आते हुए कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन सी चीजें वहां पे हुई हैं जिसकी वजह से रेनबो बना? तो बहुत ध्यान से समझो कि जो रेनबो बनता है वो किसी एक फिनोमिना पे डिपेंड नहीं करता, वहां पे 2 चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? जैसे ही इसके अंदर व्हाइट लाइट गई, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हुई, डिस्पर्जन हुई। क्या हुई? डिस्पर्जन। अभी अभी तुमने पढ़ा था ना, जब लाइट जो है वो डिवाइड हो जाती है कुछ कलर्स में, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। आपने देखा कि ये यहाँ पे सारे के सारे कलर्स निकल गए। लेकिन यार ये तो रेन ड्रॉप है, यहाँ पे ये वाटर से वापस एयर में क्यों नहीं गया? मतलब ये सारे के सारे कलर्स बाहर क्यों नहीं निकले? इनको तो बाहर निकल जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अभी अभी पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, ये वहां पे वही चीज हो रही है। कैसे हो रही है देखिए ध्यान से। अभी तुमने पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे यही हुआ होगा, क्योंकि ये तो कभी कभी होता है यार, ऐसा थोड़ा ना कि रोज रोज रेनबो बन रहे हैं या कुछ हो रहा है। जब ऐसा कुछ हो जाए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, उस केस में क्या होना शुरू हो जाता है, जो ये सारी की सारी लाइट रेज हैं ये क्या होनी शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्शन करनी शुरू कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दो दो चीजें हुई, एक बार तो डिस्पर्स हुई, व्हाइट लाइट क्या हुई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, और अंदर आने के बाद उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़े हो गए, उस केस में वहां पे रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो गई। सो आप देख सकते हो, फिर जब ये रिफ्लेक्शन हुई तो ये सारे कलर्स जब बाहर आए तो आपको विबग्योर वहां पे बनता हुआ दिख गया। क्या बन गया? विबग्योर। और आपको सुंदर सा ऐसे करके इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, सो अब ध्यान रखना, व्हाट इज द मेन कंडीशन, रेनबो बनने की कंडीशन क्या है?
हमेशा ये वाली चीज ध्यान रखना कि रेनबो तब बनता है, रेनबो सिर्फ तब बनता है जब वो ऑपोजिट होता है सन के, मतलब इस ड्रॉप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सन होगा तभी वो व्हाइट लाइट उसके अंदर एंटर कर सकती है, और आपको भी उसके ऑपोजिट साइड ही दिखेगा वो, मतलब आप जो सन के बिल्कुल सामने फेस करके देखोगे तब नहीं, सन के ऑपोजिट साइड आपका फेस होगा तब आपको वहां पे दूसरी साइड पे इंद्रधनुष बना हुआ दिखता है। ठीक है, जो रेनबो होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। रेनबो क्या है, नेचुरल डिस्पर्जन का एग्जाम्पल है। आई होप सो ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन? देखो एक और चीज ध्यान दो, जैसे तुमसे ये वाला चीज पूछा गया, ऐसे ही तुमसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि जो ट्री है वो हमें ग्रीन क्यों दिखता है, स्काई क्यों हमें ब्लू दिखता है, ये सब चीजें ना बिल्कुल आसान से कुछ भी नहीं है। देखो अब ट्री हमें ग्रीन क्यों दिखता है, उसका छोटा सा एक रीजन है कि जो उसकी विजिबल लाइट होती है सन की, जब वो ट्री के ऊपर पड़ती है तो उसके बाकी सारे जो कलर्स होते हैं ना, ट्री की एक प्रॉपर्टी, या लगा लो हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी कलर को वो रिफ्लेक्ट करके दिखाता है वो सिर्फ उसी रंग का हमें दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को वो कलर दिखाई देगा, और बाकी के कलर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब जब आप ट्री को देखोगे तो ट्री आपको ऐसा ऐसा कलर का जब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने ग्रीन के अलावा, ग्रीन को तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन ग्रीन के अलावा बाकी सारे VIB और YOR इन सबको क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसमें से जी को उसने बख्श दिया, जी को उसने बाहर निकाल दिया। समझ गए? ऐसे ही आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं एक पर्टिकुलर कलर की। अब बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। तो आपको रिफ्रैक्शन सबको पता है। अब यही रिफ्रैक्शन जब एटमॉस्फेयर में होती है तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पे रेज की बेंडिंग होती है। ये कब होती है, ये किस लिए होती है? दिस हैपेंस बिकॉज द टू मीडियम्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दोनों मीडियम्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वहां पे ऑब्वियस है रिफ्रैक्शन होगी ही होगी। ठीक है, तो देखिए अब आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बस वो उसको किस तरह से आपको करना है, क्या जवाब देना है, एक ही जैसा जवाब बार बार देते रहना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, व्हाई डज द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन? तो इसका जो आंसर है ना वो बहुत ही सीधा सीधा है। मतलब अगर ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क में आप क्या बोलोगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर आपको वो बोलें कि इसको एक्सप्लेन करो, आप बताओ कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको क्या बोलना है कि जो स्टार है वो हमें जो है वो हायर पोजीशन पे दिखाई देता है उसकी एक्चुअल पोजीशन की बजाय। उसका रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। मान लो तुम ऐसे स्टार को देख रहे हो, ये मान लो स्टार का रियल पाथ है, ये उसकी रियल वाली जो है आपको क्या दिख रही है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये उसकी रियल पोजीशन है, हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ है अर्थ, तुम सबको पता है अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है। अलग एटमॉस्फेयर से लाइट अगर दूसरे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो क्या हो जाती है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो तुम मान के चलो कि ये इस तरह से आ रही थी लाइट, तो लाइट आ तो इस तरह से रही थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है, बेंड हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ये अपने पाथ से भटक गई है। भटकने की ये लगा लो, ये इसकी जो लाइट है वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो डेविएट हो रही है तो जो ऑब्जर्वर है, जो नीचे देख रहा है, जिसको ये वाला एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रहा, उसको अब कौन सा दिखेगा कि जो लाइट जहां से डेविएट हो गई तो अब वो चीज उसको वहां से क्या होगी, दिखाई देगी, ये दिखेगी अब उसको एक्चुअल पोजीशन डेविएटेड पाथ की। सो इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो स्टार की रियल पोजीशन है वो आपको दिखाई नहीं देती, स्टार थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है क्योंकि लाइट क्या हो गई है, बेंड हो गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है, अर्थ के अंदर जब वो एंटर कर रहा है तो एटमॉस्फेयर अलग है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। तो अब इसको किस तरह से आपको समझना है, ध्यान से देखिए। जैसे तुमने अभी अभी पढ़ा था स्टार की पोजीशन के बारे में, इसी तरह से तुमने अब पढ़ना है सन की पोजीशन के बारे में।
देखो बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ इसको ये समझो कि यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम हो, ये तुम हो, ठीक है। तुम यहाँ से सन को क्या होते हुए देख रहे हो, सनराइज होते हुए देख रहे हो। आप सबको पता है सन ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है और वेस्ट में जाके वो सनसेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही वाली चीज हो गई कि अभी वो वहां पे ऊपर आया भी नहीं है, आपको दिखा भी नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमें लगने लग जाता है कि सनराइज हो गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है कि जो रीजन क्या है 2 मिनट्स अर्ली सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट का, ठीक है। इस तरह से भी वो पूछ लिया जा सकता है कि 2 मिनट का ये गैप क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन फिर से वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो तुम इस पोजीशन पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारे लिए जो ये वाली लाइन जो इसने बनाई है ये क्या है, हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है, मतलब इस लेवल के नीचे आप नहीं देख सकते हो, आप स्काई की एक लिमिट है, आपको वही लिमिट दिखाई देगी, इसके नीचे वाली कोई भी फॉर्म आपको, नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो मान लो ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, अभी ये ऊपर आया नहीं है, मतलब ये इंसानों के लिए, धरती के लिए अभी ये ऊपर आया नहीं है, ये नीचे है। लेकिन फिर भी इसकी देखो, तुम सबको पता है सन की जो चमक होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो हॉरिजन के पास होने की वजह से उसकी कुछ लाइट जो है वो एटमोस्फेयर के दूसरे साइड पे जाने की शुरू करती है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंड होके यहाँ पे जो तुम बैठे हो ऑब्जर्वर, उसको जब वो दिखाई देती है तो वो एक्चुअल पोजीशन की बजाय कहाँ दिखाई देती है, एपरेंट पोजीशन पे, ठीक है। मतलब वो थोड़ी सी हमें बेंड लाइट हमें ऊपर की तरफ ले जाती है और हमें ऐसा लगता है कि सनराइज हो गया है, जबकि अभी 2 मिनट बाद एक्चुअल में उसने होना था, वो हॉरिजन के ऊपर आना था। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज। अब अगर डिलेड सनसेट की बात करें कि 2 मिनट बाद सनसेट होता है पर हमें ऐसा लगता है कि हो गया है, तो वो उसका रीजन भी वही चीज है कि जब वो अपनी इस पोजीशन से चक्कर काट के क्या मतलब, जब उसका टाइम हो जाता है सनसेट का, तो वो वेस्ट की तरफ सनसेट होना शुरू होगा। वही चीज होती है कि वो हॉरिजन से हमें हल्का सा क्या दिखाई देता है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हो चुका है, ठीक है। तो 2 मिनट तक भी वो हमें लगता रहता है कि डिलेड सनसेट, 2 मिनट तक भी हमें वो फील होती है, उसकी लाइट दिखाई देती है। सो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, लेयर्स जो हैं अलग अलग होने की वजह से लाइट बेंड होती है और वो हमें अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट दिखाता है। आ गई ये वाली चीज समझ में। अब देखिए आगे, व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, तारे क्यों चमकते हैं। जब हम बचपन में देखते थे, जब हम बचपन में तारों को देखते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे कि जो मर जाते हैं ना वो ऊपर जाके स्टार्स बन जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा चमकता है ना वो हमारे घर का होता है ना। हर एक के लिए तो फिर सबसे ज्यादा चमकता हुआ एक ही होता है, तो सबका एक ही स्टार के अंदर सारे बस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो बचपन वाले भ्रम निकाल दो और आ जाओ फिजिक्स की लैंग्वेज में, क्या होती है, मतलब क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो देखो जो तुमने अभी अभी पढ़ा था ना, स्टार हमें अलग पोजीशन पे जो दिखाई देता है, तो एक्चुअल में ये वही चीज है, बस इसको चमक धमक के साथ और पेश कर दिया गया है। क्या बोला गया है कि ये क्यों चमकते हैं, इतना ट्विंकल क्यों करते हैं। तो फिर से वही रीजन है कि जो अर्थ है, जो अर्थ का एटमोसफेयर है वो अलग अलग मीडियम्स में बटा हुआ है, बहुत सारी उसकी लेयर्स होती हैं। तो अगर बहुत सारी लेयर्स होती है तो ऑब्वियस है उन सबका अलग अलग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जब कोई लाइट जो है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होती है तो ऑब्वियस है वो बेंड होती है, और बेंड होती है तो उसकी जो लाइट है अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से पोजीशंस बदलती रहती है, और हमें दूर से ऐसा लगता है कि वो जो स्टार है वो क्या कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है। वो अपनी जो बार बार उसकी हायर पोजीशंस आपको दिखाई देती हैं, तो वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि वो ट्रैवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहा है, और उस टाइम पे उसको बहुत सारी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के थ्रू होके जाना पड़ता है। सो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से, मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से वो हमें क्या लगता है कि वो चमक रहा है, ट्विंकल कर रहा है, जगबुझ हो रही है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने इंग्लिश बाबा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, कर लेना, फॉलो करना है अगर हमें इंस्टाग्राम पे, तो हमारी आईडी है englishbaba.eb और टेलीग्राम आईडी है ये, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर से वही बिल्कुल छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर आने वाले हैं कि क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है।
सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सीधा सीधा यहीं पे आपको दिखा दिया है कि लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, उसमें से जो सारी लाइट की रेज निकलती हैं वो सब सब जब एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं, ठीक है, जब वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स हो सकते हैं कि छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हों, हो सकता है वो बड़े 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 वाले पार्टिकल्स हों, कोई भी किसी भी फॉर्म में कोई भी पार्टिकल्स घूम रहे हों। ये सब क्या है? ये क्या करते हैं, उस लाइट के रास्ते में क्या करते हैं, एक अड़चन पैदा करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्कैटरिंग। उसकी वजह से वो टकराकर दूर दूर बिखर जाती है, लाइट एक जगह जाने के बजाय दूर दूर बिखर जाती है। सो थ्रोइंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन पासिंग थ्रू रीजन्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट का थ्रो हो जाना, लाइट का बिखर जाना अलग अलग डायरेक्शंस में, जब वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से पास होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे ना जो इस लाइट के रास्ते में आएंगे, लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल कलर्स, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, ब्लू कलर स्कैटर करते हैं। आप सबको इस चीज का फिर पता चल ही गया होगा कि फिर इसी वजह से जो क्या नाम है, जो हमें पूरा स्काई है वो पूरा ब्लू इसीलिए दिखाई देता है, ठीक है। द मैक्सिमम ब्लू कलर द मैक्सिमम एंड रेड लाइट गेट स्कैटर लेस, और जो रेड कलर होता है वो लेस स्कैटर करता है। सो ध्यान रखना, जो रेड कलर होता है उसकी लार्ज वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ होती है। रेड कलर की क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। और जो वायलेट होता है, जो ब्लू, जो नीचे नीचे कलर्स होते हैं उनकी क्या होती है, स्मॉल या शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब वही चीज फिर से, बस वही क्वेश्चंस आपके लिए आने शुरू हो जाएंगे कि ये क्यों यूज होता है, ये क्यों नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन। तो रेड लाइट इज यूज्ड फॉर शोइंग डेंजर साइंस। आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट होती है वो इस तरह से रेड कलर, उसमें बहुत ज्यादा हमें अट्रैक्ट लगता है, ज्यादा दिखता है। ऐसे ही जो कुछ भी साइंस होते हैं, डेंजर साइंस, वॉक और नाउ स्टॉप, वॉट एवर इट इज, है ना, धुंध में भी आपको कार की जो ये रेड रेड लाइट्स होती हैं कार के पीछे की, ये सब हमें बहुत ज्यादा दिखती हैं। तो इसका क्या रीजन है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो रेड कलर होता है उसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से ये क्या होता है, लेस स्कैटर होता है। भाई देखो, कुछ बच्चे ना, अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कैटर का एक्चुअल मीनिंग समझ में ही नहीं आता। अब जैसे मान लो ये जो रेड कलर है आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगर बोलूं कि रेड कलर स्कैटर होता है ना, तो स्कैटर का मतलब ये हवा में ही उड़ जाता है, हवाओं में बहेंगे, है ना, गाना सुना ना, हवाओं में बहेंगे, मतलब हर जगह अगर वो फैल गया तो भाई वो तुम्हें दिखाई थोड़ा ना देगा। अगर ये फैलता नहीं है इसका मतलब इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ये बहुत स्ट्रांग है, इसको स्कैटर करना मुश्किल है, ये स्कैटर्ड नहीं होता। अगर ये स्कैटर्ड होता होता तो हमें आसमान क्या दिखता, हमेशा लाल दिखाई देता, ठीक है। सो ये क्या होता है, लीस्ट, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ये क्या है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, समझ गए। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है और स्कैटरिंग भी क्या हो जाती है, उसकी लीस्ट हो जाती है। सो दैट इज वाई रेड जो लाइट होती है हम उसको यूज करते हैं, डेंजर जो सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, इनमें हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट, जो भी बच्चा बोलना चाहे जैसे मर्जी प्रोनाउंसिएशन करो। जो इसी स्कैटरिंग की हम बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू होती है तो बस उस टर्म को हम बोलते हैं टाइंडल इफेक्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बंद कमरा है और ऊपर एक छोटी सी खिड़की सी लगी हुई है, तो उसके अंदर से अगर सनलाइट आती है तो हमें उस विंडो से, उस खिड़की से क्या दिखाई देती है, सनलाइट की एक डायरेक्शन, एक पाथ दिखाई देता है। ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट में जैसे कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट देखते हैं तो हमें वहां पे लाइट के पाथ दिखाई देते हैं। तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन एयर। कैसे, ऐसे देखो, अगर फॉरेस्ट के अंदर देखें तो आपको दिखता है दूर से जो सूरज है, आपको हर एक रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है कि ये जो सारी लाइट है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू पास होके आ रही है।
जिसको हम कह सकते हैं कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू पास होके आ रही है। ऐसे ही ऊपर देखो ये जो खिड़कियां बनी हुई है इसके अंदर से जो लाइट आ रही है इसका भी पाथ आपको विजिबल हो रहा है। सो ये सब क्या है, टाइंडल इफेक्ट है। दिस इज ऑल टाइंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या प्रैक्टिकली इसका क्या यूज होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सीधी सीधी बात है, क्या होगा ब्लू कलर जो है, अभी देखो जस्ट अभी अभी बताया था, फिर से दिखा रही हूं, हमने अभी अभी जस्ट ये वाली लाइन पढ़ी थी कि लार्ज पार्टिकल्स सारे कलर स्कैटर कर देता है लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू कलर। ठीक है, द मैक्सिमम। तो जो तुम्हें पता ही है एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं रादर देन रेड कलर, है ना। तो ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ये सब मिक्स होते हैं जो नीचे नीचे वाले, ये इनकी क्या होती है, स्कैटरिंग पावर ज्यादा होती है, ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, ये बिखर जाते हैं। तो जब बिखर जाते हैं इसी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। ऐसे ही हमें ओशन और ये पानी वानी सब ये भी क्या दिखते हैं, इसी वजह से ब्लू दिखते हैं। आगे देखिए, स्काई अपीयर रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्पेशली जो हमें आसमान है वहां आसपास लाल 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 सा दिखाई देता है लेकिन ब्लू कम दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है, बहुत ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है। तो देखो भाई, बहुत इजी सी चीज है, अगर आप ध्यान से समझो तो जब मैंने यहाँ पे दो पोजीशंस दिखा रखी है ना सन की, एक जब बिल्कुल दोपहर के टाइम पे सर के ऊपर सूरज होता है ना, जो बहुत गर्मी भी लगती है अगर गर्मियों का टाइम होता है तो, लेकिन एक वो टाइम जब वो बिल्कुल अभी क्या है, सनराइज हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ज्यादातर रेड रेड कलर दिखाई देगा अपने पास, लेकिन इस टाइम पे आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो बहुत छोटा सा रीजन है। एक तो देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के भी बताया, पर मैं आपको उसको समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब लाइट सन से निकलती है, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ द एयर। मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ड्रॉ कर रही हूँ, ये है ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, अगर मैं नोटिस करूं छोटी सी चीज, तो हॉरिजॉन बहुत ज्यादा दूर माना जाएगा, है ना, और जो सन बिल्कुल जब सिर के ऊपर खड़ा है तो वो डिस्टेंस कम माना जाएगा। मतलब ये आप कह सकते हो कि लेस डिस्टेंस है इस टाइम ऑब्जर्वर का, और दूसरी तरफ से आप ये वाला जो कह सकते हो कि ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस है। मानने के लिए चलोगे आप, देखने में आपको एक जैसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, हॉरिजन बहुत दूर माना जाएगा और जब सन बिल्कुल सिर के ऊपर है वो पास डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो जब सन जो है हॉरिजन के पास होता है तो उसको बहुत सारी थिकर लेयर में से पास होना पड़ता है, लार्जर डिस्टेंस होता है हमारी आइज तक पहुंचने से पहले। लेकिन जब सन बिल्कुल ओवरहेड सिर के ऊपर होता है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब इसका रेड कलर से क्या लेना देना है, बहुत ध्यान से समझिए। जब उसको यहाँ पे लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उस केस में जब ऑब्जर्वर उसको डायरेक्ट देखता है तो यहाँ पे ब्लू कलर लेस स्कैटर्ड होता है। इसका मतलब आपको जो उसका वाइट रंग है वो दिखाई देगा, और इस केस में क्या होगा, ब्लू कलर्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है इधर उधर पूरी अच्छे से, और बचता कौन सा है, रेड कलर, जो कि सीधा ऑब्जर्वर की आंखों में जाता है। तो इस वजह से इस टाइम पे रेड दिखता है। ऐसे ही जब सन सेट होके सन इधर आता है तो इस टाइम पे भी यही चीज होती है कि बाकी सारा कलर स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है, दूर दूर चला जाता है और रेड सीधा आंखों में जाता है। समझ गए, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको रेड रेड कलर्स अपीयर होते हैं और यहाँ आपको क्या दिखता है, वो व्हाइट दिखता है, क्योंकि लेस स्कैटरिंग हो पाती है ब्लू कलर की। सो दिस वाज द ओनली रीजन। चैप्टर हो गया है आपका ओवर। बस अपनी नॉलेज चेक कीजिए और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि ये जो आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है या नहीं। और इंग्लिश बाबा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। आपको इजी इजी फॉर्म में हर टॉपिक को समझाया जाएगा, तो फटाफट से चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।